हेलो एवरीवन। तो बेटा पिछली क्लास में हमने डोमेन के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आगे अपन बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, और इसके आगे अपन रेंज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो मैथ्स में पूरे किसी फंक्शन की अपने को डोमेन और रेंज निकालना जो है ना, ये सबसे एक तरीके से बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथ्स का, है ना। तो अपने को पता होना चाहिए बेसिकली डोमेन और रेंज क्या क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें भी जो हैं वो देखी थी। ये देखा था कि भाई साहब अगर मेरे पास 1/fx टाइप की कोई फंक्शन है तो वहाँ पे fx 0 नहीं होना चाहिए। इसकी डोमेन क्या होगी जहाँ पे fx 0 नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 अपने को भाता नहीं है, वो नॉट डिफाइन बन जाता है। उसके बाद रूट के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जा रहा है उन वैल्यूज़ को अपन डोमेन में इंक्लूड नहीं करते हैं। बट और क्या था, एक अपन ने लॉग के बारे में पढ़ा था कि लॉग के अंदर भी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 भी नहीं आएगा। और यहाँ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव और नॉट इक्वल्स टू 1। आई बात बेटा समझ में। ये क्या है अपने पास बेसिक डोमेन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस हैं कि मैं इनको ध्यान में रखते हुए अपनी डोमेन चेक करूँगा। ठीक है, अब चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, चेक करते हैं। बेटा बढ़िया सवाल हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। आप जो है देखते रहिए और साथ साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बताता रहूँगा आप देखते रहोगे, उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है, fx इक्वल्स टू 1/√mod(x - x). अपने को इसकी डोमेन निकालनी। अब बेटा डोमेन निकालनी है तो सबसे पहले तो अब मैं क्या करूँगा, जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ आ रही है ना, पूरी चीज़ डिनोमिनेटर में जो आ रही है मुझे पता है वो 0 के बराबर तो नहीं हो सकती। जिस x पे ये 0 आएगा मैं उस x को डोमेन से बाहर कर दूँगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन। तो पहली चीज़ मतलब जो रूट के अंदर x - x है 0 नहीं हो सकता है, तो mod x - x जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अब जो यहाँ पे ये 0 होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो वैल्यूज़ बाहर कर दूँगा। अब mod x - x जो है वो 0 कब होता है बेटा, मतलब mod x जो है वो x के बराबर कब होता है, वो तब होता है जब x मेरे पास पॉजिटिव हो। तो अगर x पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब mod x x के बराबर होगा, मतलब mod of x - x क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और x इक्वल्स टू 0 पे भी होता है। इसका मतलब यहाँ से सोल्व करके मैं सिर्फ x की नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकता हूँ। पॉजिटिव और 0 पे तो बेटा मेरे पास जो फंक्शन है ये 0 बन जाएगा, है ना। अब दूसरा केस देखो, अपन ने ये तो बात कर ली कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो 0 नहीं होनी चाहिए, बट ये भी देखो ना डिनोमिनेटर में भाई रूट फंक्शन है। अब वो रूट फंक्शन भी जो है डिफाइंड तो होना चाहिए ना, मतलब उस रूट फंक्शन के अंदर जो है वो वैल्यू पॉजिटिव भी तो होनी चाहिए बेटा। तो उस चीज़ को देख लेते हैं एक बार अपन। अब उस चीज़ को देखने के लिए क्या करेंगे, वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रूट के अंदर जो क्वान्टिटी है ना, ये वाली, ये ऑब्वियसली जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी मतलब mod x - x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब mod x जो है वो x से बड़ा होना चाहिए। और बेटा ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है जब x मेरे पास क्या हो, नेगेटिव हो। तो एक मेरे पास कंडीशन ये, दूसरी चीज़ से कंडीशन ये आई, दोनों को मिला के दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही सेम कंडीशन है। तो बेटा फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा, x < 0। इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या है, x < 0 है। ठीक है बेटा। तो अब देखिए अपन अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि fx जो है मेरे पास ये दिया हुआ है ना। fx दिया है मेरे पास log बेस 10, उसके log का जो आर्गुमेंट है वो दिया है 1 - log बेस 10। उसके बाद अलग अंदर वाले log का आर्गुमेंट दिया, बोल रहा है कि इसकी डोमेन निकालो। फंक्शन दिया हुआ है, log में कुछ दिया है ना। log का आर्गुमेंट क्या है 1 - आर्गुमेंट के अंदर एक और log है और उस log का भी कुछ आर्गुमेंट दिया है। बेसिकली अपने को बस इसकी डोमेन बतानी है। अगर डोमेन बतानी है तो ये बात ध्यान रखो कि log जो है वो नोट डिफाइन कहाँ कहाँ होता है। अगर मेरे पास कहीं ऐसा लिखा है, यहाँ सारे log इस फॉर्म के हैं मेरे पास, ध्यान रखना यहाँ जो भी चीज़ आएगी log में वो क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो एक तो मेरे पास ये ध्यान रखो कि एक तो ये आर्ग्यूमेंट है मेरे पास log का, है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा मेरे पास ये आर्ग्यूमेंट है log का, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसी x की वैल्यूज़ जो इसको भी पॉजिटिव कर देगी और इसको भी पॉजिटिव कर देगी, मैं वही आंसर में बताऊंगा। तो चलो देखते हैं। अब पहली बात जो है, मैं सिर्फ अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। अंदर वाले को मेरे को पॉजिटिव करना है। अंदर वाले को अगर मैं पॉजिटिव करूँगा मतलब x² - 5x + 6 जो है बेटा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ से मेरे पास आएगा x - 2 × x - 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा बेटा, इनइक्वालिटीज़ से -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये मेरे पास आंसर आया है यहाँ से कि ये वैल्यूज़ में डाल सकता हूँ। 2 से 3 के बीच की वैल्यू नहीं डाल सकता, क्योंकि 2 से 3 के बीच की वैल्यूज़ डालने पे मेरे पास ये क्वांटिटी जो है नेगेटिव बन जाएगी, और log के अंदर नेगेटिव अपने को भाती नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला log जो है
इसका काम हो गया है क्योंकि इसके अंदर जो आ रहा है मैंने इसको परमानेंट पॉजिटिव कर दिया भाई इस x की वैल्यूज़ के थ्रू। बट ये वाला जो log है इसको भी तो रोक देखना पड़ेगा ना, इसके अंदर ये वैल्यू जो आ रही है तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। अरे सही बात है कि नहीं? इसका मतलब 1 माइनस log ऑफ बेस 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भी क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सही बात है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा मतलब log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए बेटा? बेस में 10 में क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। तो लोग फिर वही बात लोग की इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करेंगे? क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है तो मैं इनइक्वालिटीज चेंज साइन चेंज नहीं करूँगा और डायरेक्ट क्या कर दूंगा भाई साहब? ऐसे लिख दूंगा। बेटा बोले सर कैसे लिखा है? बेटा ये लोग की इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं अपन फिर से, है ना। अब ये चैप्टर जो है 12th में मोस्टली बेटा ऐसा ही होगा अपने पास। अपन कुछ भी पढ़ेंगे ना, अपन कुछ भी पढ़ेंगे उन प्रीवियस चैप्टर का यूज़ बहुत होगा। अगर मैं हर चैप्टर या हर चीज़ को बताने लग जाऊँ तो मतलब मैं पूरी 11वीं तुम्हें दोबारा पढ़ानी ही पड़ जाएगी। तो जिसका 11th स्ट्रॉन्ग नहीं है वो कमेंट भी करके कोई पर्टिकुलर टॉपिक बता दे, अपन उससे वीडियो बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए ये लिखेंगे अपन। अब ये इसको सिंप्लीफाई करना कैसे करेंगे? ये आएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज़ लेस देन 0। यहाँ से क्या आएगा बेटा? यहाँ से आएगा x माइनस 5 और x माइनस x प्लस 1 इज़ लेस देन 0। x बिलोंग्स टू क्या आएगा बेटा? x आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, सॉरी लेस देन है, यहाँ से x आ जाएगा मेरे पास, x आएगा माइनस 1 से 5। तो बेटा एक तो बोल रहा है मेरा x इतना होना चाहिए, ठीक है, ये मेरे पास बोल रहा है x इतना होना चाहिए, ये मेरे पास बोल रहा है यहाँ पे कि x इतना होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों को सेटिस्फाई करें। अब देखो मैं बता देता हूँ कि दोनों का जो है इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, नंबर लाइन पे दोनों को मार्क कर लो। ठीक है, कर लिया। अब बात आती है क्रिटिकल पॉइंट्स की। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब जो एंड पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे मेरे पास है 2 है और 3 है तो मैं मार्क कर दिया 2 और 3। चलो यहाँ पे है मेरे पास -1 और 5, -1 यहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। अब देखो मेरे पास ये जो मेरे पास x की वैल्यूज़ है ये बोल रही है -1 से 5 होना चाहिए वैल्यू। तो मतलब -1 से 5 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यूज़ आनी चाहिए मेरे पास, है ना, ये वाली वैल्यूज़ लेनी चाहिए। अब लेकिन मेरे पास ये जो इक्वलिटी है या फिर ये यहाँ से जो मेरे पास इनइक्वालिटी जो आंसर आया वो बोल रहा है भाई कि x की वैल्यू जो है ना वो भाई साहब आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, मतलब यहाँ मतलब 2 से छोटी होनी चाहिए और 3 से बड़ी होनी चाहिए। देखो 2 से छोटी और 3 से बड़ी। तो वो एक बोल रहा है कि भाई साहब ये वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि ये ग्रीन वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज़ जो दोनों में कॉमन है बेटा वो कौन सी हैं? वो वैल्यूज़ कौन सी हैं? वही वैल्यूज़ लूँगा आंसर में मैं। तो वो वैल्यूज़ मेरे पास कौन कौन सी हैं? एक तो है -1 से 2, वो एक 3 से 5। ये वैल्यूज़ जो है वो दोनों में कॉमन आ रही है मेरे पास। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -1 से 2, है ना, यूनियन 3 से 5। ठीक है बेटा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार अपन। बढ़िया सवाल है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन से आप जो है प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए थी इनकी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें 3-4 रूट दिखा रहा है मेरे पास। ये भी है, एक रूट के अंदर ये है, फिर रूट के अंदर ये पूरा है। तो हर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैं पहले बात करूँगा सबसे छोटे वाले रूट की। उसके अंदर क्या है? 3 - x, मतलब 3 - x क्या होना चाहिए बेटा? पहली चीज़ मैं सोल्व करूँगा, 3 - x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मेरे बात आ रही है इस वाले रूट की। तो बेटा इस रूट के अंदर क्या है? ये पूरी चीज़ है। अब ये पूरी चीज़ भी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दूसरी बात करूँगा बेटा मैं इसकी कि 2 माइनस रूट ऑफ 3 - x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तीसरे वाला रूट कौन सा बेटा? ये वाला बड़ा रूट है। इसके अंदर वाली चीज़ भी क्या होनी चाहिए भाई? पॉजिटिव होनी चाहिए। अब मैं बात करूँगा तीसरी वाली चीज़ की। तीसरी वाली चीज़ क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। कौन सी है वो है 1 माइनस रूट में 2 माइनस रूट ऑफ 3 - x। देखो अपने को ये 3 चीज़ यहाँ सिंप्लीफाई करनी पड़ेंगी। जितनी बार रूट आएगा उतनी बार मेरे को डोमेन रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ेंगी भाई। अब यहाँ से तो सिंपल चीज़ आ रही है x लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है मेरा पहला रेंज आ गया। अब यहाँ से जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, रूट को दूसरी साइड भेज दो, तो ये मेरे पास आएगा रूट ऑफ 3 - x, है ना, रूट ऑफ 3 - x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। अब क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी है, इधर भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, स्क्वायर कर दो तो इनइक्वालिटी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा 4। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा भाई? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है भाई, ये मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको पॉजिटिव करना है तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो लेकिन ये ध्यान रखना, मुझे तीनों का लास्ट में क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है ना।
अब मैं बात करता हूँ तीसरे वाले की। इसमें क्या करो, अच्छा मुझे ये ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है, तो ये आ गया मेरे पास रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 आ गया। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, कितना आएगा 2 माइनस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर से क्या करो, उसको दरवेज दो, इसको दरवेज दो, तो मेरे पास आया 1 इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ लेस देन रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। फिर से क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। इधर क्या आया बेटा, ये मेरे पास आ गया x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2। तो देखो अब मेरे पास जो है 3 कंडीशंस आ गई हैं। अब मुझे तीनों को जो सेटिस्फाई करे वो आंसर लेना है। कैसे, नंबर लाइन पे फिर से क्रिटिकल पॉइंट्स -1 2 3, तो बेटा -1 2 3। अब पहला बोलता है कि 3 से छोटा होना चाहिए, लो भाई 3 से छोटा आ गया। अब दूसरा बोलता है कि -1 से बड़ा होना चाहिए, लो बेटा -1 से बड़ा आ गया। अब तीसरा बोलता है मेरे पास कि 2 से छोटा होना चाहिए, देखो 2 से छोटा आ गया। तीनों में जो कॉमन एरिया है वो ये वाला है भाई, तो मेरा आंसर जो है वो यही हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या आएगा, -1 से लेके 2 तक। ऑब्वियस सी बात है, क्लोज ब्रैकेट आएंगे क्योंकि वैल्यूज़ 1 -1 और 2 इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास आंसर फाइनल। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास कि लॉग में दिया है मेरे पास चीज़ें और आर्गुमेंट भी वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है। अब मुझे पता है बेस जो है ना वो, इसका जो बेस है एक तो वो 1 नहीं हो सकता, दूसरा बेस जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब 1 नहीं हो सकता तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2 केस बनते हैं। पहला केस बनेगा कि जो मेरा x है ना वो 0 से 1 के बीच में हो जाए, दूसरा केस बनेगा x जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो मेरे को 2 अलग अलग केस मानने ही पड़ेंगे बेटा, क्योंकि उसी के हिसाब से अपने पास जो है ना वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन होती हैं। तो अगर मुझे इसके डोमेन निकालनी तो पहला केस मानो कि x जो है वो 0 से 1 के बीच में है। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले तो ये देखो कि भाई साहब x मेरे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। लो भाई x 0 भी नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, बेस में है तो पॉजिटिव होना चाहिए। अपन अलग अलग नहीं माने अभी। दूसरी बात देखो, मेरे पास लॉग के अंदर जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव होगी, तो 2x - 1 इंटू x - 3 इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्या आएगा, x आएगा -∞ से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो एक बोल रहा है कि मेरे पास x ये होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है x ये होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। इंटरसेक्शन जो है ये है 0, ये है 1/2 और ये है 3। तो एक बोलता है कि भाई साहब 0 से बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा बोलता है -∞ से 1/2 और 1/3 से इन्फिनिटी। दोनों में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है भाई, दोनों में कॉमन एरिया एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा कि 0 से 1/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास बेटा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रूट ऑफ sin x और रूट ऑफ 16 - x²। मुझे इसका जो है डोमेन निकालना है। बेटा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा ही अच्छा सवाल है ना। देखो मुझे इसका तो पता है भाई साहब कैसे निकालूंगा मैं, मुझे इसका भी पता है अलग से कैसे निकालूंगा, बट ऐसी x की वैल्यूज़ जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, मुझे वो दोनों निकालनी है ना। एक साथ इकलौती ऐसे इकट्ठी वैल्यूज़ निकालनी मुझे। तो मैं अलग अलग सोल्व करके देख रहा हूँ। पहले जो मैं देखूंगा, अब रूट के अंदर क्योंकि sin x है तो वैसे sin x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मतलब सही बात है भाई, sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। और यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास ये आना चाहिए कि 16 - x² जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से मेरे पास x² जो है बेटा वो आ गया लेस देन 16, तो x आ जाएगा मेरे पास -4 से 4 आ जाएगा x मेरे पास। तो एक तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। दूसरा बोल रहा है कि अब देखो मुझे यहाँ पे तो ना बहुत सारी वैल्यूज आएंगी बेटा x की ना, x की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, 0 से लेके पाई है ना, 2π से लेके 3π, 4π से लेके 5π, उसके बाद नेगेटिव में बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जिनके लिए sin x पॉजिटिव होता है। लेकिन मुझे देखना किस में है, सिर्फ -4 से 4 के बीच में देखूंगा मैं। क्यों, क्योंकि इसके बाहर की वैल्यूज़ जो है, इसके बाहर की वैल्यूज़ तो मैं वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करूँगा, चाहे ये उसको मतलब अपनी डोमेन में ले रहा हो नहीं ले रहा हो, क्योंकि ये तो नहीं ले पाएगा। बट तो इसके बाहर की वैल्यूज़ तो मैं एक्सेप्ट करूँगा ही नहीं। तो मैं -4 से 4 के बीच में देख लेता हूँ कि क्या क्या आएगा। अब देखो बेटा, -4 से 4 अगर मैं साइन के पास ये इनपुट डालता हूँ -4 से 4, तो ये बताओ कि साइन ऑफ -4 और साइन ऑफ 4 इनका मतलब क्या है। पहली बात, ये 4 जो है ना बेटा रेडियंस में है,
4 मतलब रेडियन, 4 रेडियन। एक रेडियन में अपने को पता है 1 रेडियन इज़ अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री से 57 डिग्री का एंगल बना मतलब होता है। तो एक रेडियन जो है 57 डिग्री के बराबर होता है। अपने को दिया है 4 रेडियन, तो वो लगभग हो जाएगा 228 डिग्री के बराबर। मतलब साइन के पास यहाँ पे इनपुट जाएगा -228 डिग्री से +228 डिग्री बेटा। अब मुझे ये देखना है -228 डिग्री से +228 डिग्री में साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। अब अगर मैं इस -228 और +228 को मार्क करता हूँ, मतलब -228 और +228 को अगर मार्क करूँगा, तो देखो यहाँ से चलूँगा नेगेटिव साइड में, तो ये मैं -180, यहाँ पे कुछ आएगा -228 डिग्री। ठीक है, सही बात है बेटा। तो अब देखो ये 4th क्वाड्रेंट है मेरे पास, यहाँ साइन क्या होता है नेगेटिव, यहाँ साइन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो -228 या फिर -228 से लेके -180 तक जब भी आएगा, -228 से -180 तक, है ना, इसके बीच में जब मेरा साइन रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर इसके बीच में रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा साइन, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास -228 डिग्री से लेके -180 डिग्री तक तो साइन पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब -228 इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, कितना है ये, तो -4 देखा था अपन ने, -4। अब ये जो है ये पाई रेडियन है, -पाई, तो -4 से -पाई तक तो मेरे पास साइन क्या रहेगा बेटा, ये -4 रेडियन है और ये मेरे पास पाई रेडियन, -पाई रेडियन। तो यहाँ तक तो साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं, ये मैंने नेगेटिव के बारे में बात की है अभी, है ना, ये मैंने नेगेटिव के बारे में बात की है कि बाकी जो अपने पास 0 से लेके जो है -180 डिग्री तक तो साइन नेगेटिव रहेगा, लेकिन मैं नेगेटिव ले नहीं सकता रूट के अंदर, लेकिन -228 से -पाई तक पॉजिटिव रहेगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव पार्ट की, मतलब 0 से लेके 4 या फिर 0 से लेके 228 डिग्री 228 डिग्रीज तक। तो देखो ये कहाँ से इंक्लूड होएगा बेटा, ये यहाँ से इंक्लूड होगा कि 0 से लेके जब तक मेरे पास पाई रहेगा ना, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही 228 डिग्री कहीं यहाँ लाई करेगा, जैसे ही इस रेंज में पहुँचेगा साइन क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। मुझे लेना कौन सा है, पॉजिटिव। तो 0 से लेके पाई तक आंसर आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव वाले में, 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव वाले केस में। नेगेटिव वाले में ये आंसर आया था, पॉजिटिव वाले में ये, दोनों का आंसर मिला के आंसर कितना आ जाएगा, -4 से -पाई यूनियन बेटा 0 से पाई। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा इसका। तो अपने को एंगल्स में और नंबर्स को ना रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए भाई, उसके बिना जो है क्वेश्चन होना मुश्किल था। क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे अपने को अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, अलजेब्रिक के जो है वो डोमेन निकाल ली और ट्रिग्नोमेट्रिक को चेक कर ले उसमें पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जहाँ जहाँ पॉजिटिव है ट्रिग्नोमेट्रिक वो मैंने रेंज में इंक्लूड रख लिया। आई बात समझ में। अब बात करते हैं बेटा अपने पास अगले क्वेश्चन की। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई साहब रूट के अंदर जो ये चीज़ लिखी है ये मेरे पास fx है, इसके डोमेन बतानी है। अगर डोमेन बतानी तो बेटा सिंपल बात, रूट के अंदर वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। लो भाई ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो फिर से मैं क्या करूँगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करूँगा। मैं क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने मार्क किया, मुझे देखना है पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे। वेविकर मेथड लगा रहा हूँ मैं, जिसको नहीं पता है वो पहले वेविकर मेथड पढ़ लीजिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। वेविकर मेथड लगा रहा हूँ मैं। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जहाँ पे ये 0 होगा, e की पावर x -1 0 कब होता है, मतलब e की पावर x 1 कब होगा, एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 3 आ गया। मुझे पॉजिटिव रखना है, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे 2 से 3 के बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव। जिसको समझ नहीं आया कैसे किया वो निकाल के देख ले, मेरे को ऐसे चीज़ें याद रहती हैं तो मैं कर देता हूँ। तो इन केसेस में जो है ये पॉजिटिव बन रहा है मेरे पास, वो तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 0 से 2 में, है ना। आंसर आया 0 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इस केस में ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो रूट मेरे पास क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा बेटा। आई बात समझ में। तो ये भी एक ठीक बढ़िया सवाल था, सोचने लायक, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। तो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि fx है, fx में log दिया है, log के बेस में ये लिखा है 2 फ्रैक्शनल पार्ट। ये जो है ना बेटा ये है अपना फ्रैक्शनल पार्ट है। क्या है ये, फ्रैक्शनल पार्ट। अपने पिछली वीडियो में जो अपन ने देखा था वो फ्रैक्शनल पार्ट है। अब फ्रैक्शनल पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, ये पता है मुझे फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 से
1 के बीच में वेरी कर सकता है ना, 1 हो सकता है लेकिन 0 हो सकता है वो, ठीक है, 1 नहीं हो सकता पर 0 हो सकता है। अब एक बात और देखने लायक है कि ये जो बेस है ना मेरे पास, बेस में लिखा है log के बेस में, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यही तो मेरे पास log डिफाइन है। यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास आएगा mod x जो है इज़ ग्रेटर देन 3/2, सॉरी मोड बोल रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट इज़ ग्रेटर देन 3/2, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट जो है 1.5 से बड़ा आना चाहिए इसको डिफाइन होने के लिए, इस चीज़ को डिफाइन होने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट 1.5 से बड़ा आना चाहिए, जो कि बेटा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू है ही नहीं जो इसको यहाँ पे मेरे पास इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि एक सिंपल पहली चीज़ ही है जो मैंने चेक की उसी को जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही है, कोई ऐसी x की वैल्यू है ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं बेटा। ये देखो, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन ने अभी देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, ये उससे बढ़िया क्वेश्चन है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, अब करेंगे लेकिन आप खुद। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो है रेंज देखना थोड़ा मुश्किल है ना। तो एक काम करें, आप इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कैसे करेंगे बेटा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। इसको मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ √2 टाइम्स cos ऑफ π/4 इंटू साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ π/4। मैंने 1/√2 को एक बार cos π/4 लिख दिया, एक बार साइन π/4। इसका फ़ायदा क्या है बेटा, इसका फ़ायदा ये होगा, ये बन गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो मेरे पास ये बन गया साइन ऑफ x प्लस π/4। अब ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया मेरे पास। तो इसकी जगह जो है आप अब ये वैल्यूज़ जो है इसकी जगह डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अपने पास डोमेन आ जाएगी। चलिए, ये आपका होमवर्क, आप इसको खुद करना है। अब बात करते बेटा अपन रेंज पे, है ना। अपन अभी रेंज के बारे में बात करेंगे। तो हमको बेटा ये ध्यान रखना है रेंज के बारे में डिस्कस करते हुए कि अभी तक डोमेन मतलब अपन यहाँ क्या क्या डाल सकते थे। तो जहाँ फंक्शन नॉट डिफाइंड वो वैल्यू अपन नहीं डालेंगे, बट यहाँ पे ये वैल्यूज़ डोमेन इसमें डालने के बाद मेरे पास आउटपुट क्या निकल के आएगा ना बेटा, उस फंक्शन का आउटपुट क्या निकल के आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं रेंज। फॉर एग्जांपल अपन √x की देखा था, √x में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं, तो जितने भी पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा मैं उसके बाद जो आउटपुट निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज। तो वो रेंज, वो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है ये पता लगाना है। अब देखो 2-3 तरीके होते हैं, सिंपल सी चीज़ है ये, अपने टाइप 1 के सवाल होंगे। अगर मेरे पास ऐसा है तो मैं एक तो फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लूँ, तो 10 को मैं क्या लिख दूंगा, sin x बाय cos x लिख दूंगा। साइड में क्या है बेटा, cos x है, cos से cos कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा फंक्शन 4 sin x। अब देखो मुझे पता है sin x जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, 4 sin x कहाँ से लाई करेगा, -4 से 4। तो ये मेरा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी -4 से 4। आए बात समझ बेटा, आसान था, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब इसको देखो, नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको देखो, जनरली रेंज के केस में अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशंस को। अब देखो इसमें अगर मैं a² माइनस b² लगाता हूँ तो मेरे पास a + b इंटू a - b बनेगा, जहाँ a की वैल्यू जो है ना cos² x/5 है और b की वैल्यू जो है वो sin² x/5। तो a - b लगाया, a² प्लस b², सॉरी a - b लगाया है, a² - b², तो a + b इंटू a - b बन गया है। अब फ़ायदे की बात अपने पास ये होगी बेटा कि ये जो है ना sin² + cos² 1 बन जाएगा, और ये जो है cos 2θ बन जाएगा, तो ये बनेगा cos ऑफ 2x/5। तो मेरे पास ये आ गया फाइनली फंक्शन, और मुझे पता है cos कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से 1 तक, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा -1 से 1 तक। ठीक है, अभी तक सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अब देखो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग होना शुरू हो रहा है। अभी बोल रहे हैं log के अंदर ये चीज़ है, तो मुझे इस पूरे की जो है रेंज बतानी है। तो बेटा देख लो ना कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, उस हिसाब से log भी वेरी करेगा। सही बात है। अब -5x² - 8x + 4 जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, देख लो बेटा उस चीज़ को। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, क्योंकि a जो है इसका ग्रेटर देन 0 है, तो अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना। ऐसा पैराबोला होगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी, तो मिनिमम कितनी होगी इसकी, मिनिमम होगी -d/4 a के बराबर होगी, है ना बेटा। और d कितना होगा इसका, d होगा स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 16 डी नेगेटिव होगा इसका, है ना। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, वाई मिनिमम आ जाएगी माइनस ऑफ माइनस 16 माइनस डी बाई 4a। ए की वैल्यू कितनी 5 है, कितना बना ये 16/20, ये कितना बना बेटा 4/5। तो मिनिमम वैल्यू जो है इस क्वांटिटी की 4/5 और मैक्सिमम कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। ऑब्वियसली बात है कि मुझे पता है क्वालिटी है ना। तो इसका मतलब लॉग के अंदर जो वैल्यूज़ है ना बेटा वो 4/5 से इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती हैं। तो भाई अब क्योंकि लॉग जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऐसे, तो मेरे पास बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है 4/5 है, सॉरी x की वैल्यू 4/5 है, यहाँ पे है 4/5, है ना। 4/5 से लेके इन्फिनिटी हो सकती है। तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी 4/5 पे जो वैल्यू है वो और इन्फिनिटी तक। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4/5 पे लॉग की वैल्यू और अप टू इन्फिनिटी। समझ आया, ग्राफ से हमने देख लिया। तो ये मेरे पास बेटा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, कुछ करना है ही नहीं शायद इसमें। तो अब मुझे ये पता है, देखो रेंज निकालते टाइम बेटा ये ध्यान रखना है कि रेंज वेरी कौन करवा रहा है। अपने पास रेंज वेरी तो सिर्फ x करवा रहा है, साइन x हो गया वो करवा रहा है, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, ये भी +1 भी कांस्टेंट है। वेरी क्या करवाएगा, साइन स्क्वायर x। अब मुझे ये पता है साइन स्क्वायर x जो है वो 0 से 1 तक होता है, उसके बाहर नहीं जाता है। तो इससे मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी भाई साहब इसकी। तो एक बार तो साइन x को 0 पुट करके निकाल लो, एक बार साइन x को 1 पुट करके निकाल लो। तो मेरे पास जब सॉरी साइन स्क्वायर को, तो जब 0 होगा तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये देखो बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 2 माइनस log √2। 0 होगा तो ये अंदर 1 बन जाएगा जो कि 0 बना देगा, और ये log बचेगा क्या, log 2 द बेस 2, ये वैल्यू बचेगी मेरे पास 1, ये वैल्यू मेरे पास 1 बचेगी। ठीक है, उसके बाद देखो मैं इसमें जब मिनिमम वैल्यू डाल रहा हूँ 1 डालूंगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मेरे पास क्या बनेगा log 2 माइनस log √2 इंटू 16 माइनस 16 + 1। बेटा ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये बनेगा 17 मेरे पास। सही बात है, तो ये कितना होगा 17। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी log 2 माइनस √2 इंटू 17। बेटा ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, फाइनल वैल्यू। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वैल्यू तक आ जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है अपने पास, बट फिर भी रेंज तो बेटा अपन ऐसे ही निकालेंगे। आई बात समझ में, इस तरीके से अपन जो है रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की। देखो ये सब जो क्वेश्चंस हैं बेटा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी रेंज सोल्व करते हैं तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि वेरी कौन करवाता है रेंज को। वेरी करवाएगा साइन x माइनस कोस x, बाकी सब तो क्यों हैं, क्या हैं, पॉजिटिव हैं। आई बात समझ में, बाकी सब क्या है बेटा पॉजिटिव हैं। अब मुझे पता है क्या कि साइन x माइनस कोस x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, भैया -√2 से √2 वेरी करता है। क्यों, बोला सर ये कैसे आया, अब देख लो a साइन x प्लस माइनस b कोस x जो होता है वो वेरी करता है -√a² + b² से लेके √(a² + b² तक। ये अपने को पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे साइन x माइनस कोस x है तो 1 वैल्यू है a और b की, तो एक बार जो है यहाँ मिनिमम वैल्यू डाल दो -√2, एक बार डाल दो मैक्सिमम वैल्यू -√2। तो इसका मतलब -√2 + 3√2/√2 से लेके कहाँ से जाएगा √2 + 3√2/√2। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास 2 और ये क्या बनेगा 4√2/√2, 2 से 4। तो ये वैल्यू मेरे पास जाएगी 2 से 4। कुछ नहीं करना बेटा, जो वेरिएबल्स हैं मेरे पास उनको देख लो वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। ये पहले टाइप के सवाल अपने, ये जहाँ से जहाँ तक वेरी करेंगे, एक बार मिनिमम वैल्यू डालो, एक बार मैक्सिमम वैल्यू डालो। अब देखो आप अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ये थोड़ा ठीक बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा f(x) क्या लिखा है, x माइनस g(f)(x), ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होती है ऊपर वाली वैल्यू। नीचे क्या लिखा है 1 + फ्रैक्शनल पार्ट, ये चीज़ लिखी है मेरे पास, देखो है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से फ्रैक्शनल पार्ट हटाना है तो +1 और -1 कर दे रहा हूँ। अब क्या किया मैंने, ये किया यहाँ पे मेरा आया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1/1 + फ्रैक्शनल पार्ट -1/1 + फ्रैक्शनल पार्ट। ये कट के हो गया कितना 1, तो मेरे पास फाइनल f(x) क्या बना बेटा, ये बना 1 - 1/1 + फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है बेटा, ये हो सकता मोड x जो है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो वेरी करता है 0 से लेके 1। तो एक बार 0 डालो, इसमें कितना बनेगा,
ये बनेगा मेरे पास fx 0 डालने में कितना, क्योंकि मेरे पास यही तो इकलौता ऐसा चीज़ है ना भाई जो मेरे पास वेरी करवाएगी नंबर्स को, बाकी सब तो कांस्टेंट है, ये भी सब कांस्टेंट है, ये तो वेरी करवाएगा। तो मुझे पता है 0 से 1 के बीच में रहता है, तो डालो भाई सब। f(0) कितना बनेगा 1 - 1/1 कितना बना बेटा ये 0 है ना। और f(1) कितना बनेगा मेरे पास, सॉरी f(0) नहीं निकालना था मेरे को, मुझे निकालना था एक बार ये 0 बन जाए एक बार ये 1 बन जाए। तो जब 0 बनेगा तो कितना आएगा 1 - 1/1 मतलब 0 वैल्यू बनेगी। एक बार जब 1 बनेगा तो कितना बनेगा 1 - 1/2 मतलब 1/2। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बेटा 0 से लेके 1/2 तक वेरी करेगा ये, है ना। ये अपने को पता होनी चाहिए, 0 से लेके 1/2 तक वेरी करेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल सिंपल सा कोई क्वेश्चन था, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें, है ना। अब देखो, अब आते हैं अपने पास इस क्वेश्चन के बारे में, है ना। बेटा ये क्वेश्चन भी आपके लिए जो है ना होमवर्क है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ना आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब वो दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, अपने को tan 3 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या होता है बेटा, मैं लिख देता हूँ। tan 3 थीटा बाई थीटा किसके बराबर, tan 3 थीटा किसके बराबर होगा बेटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। और साथ में एक tan थीटा क्या है नीचे है ही, तो ऊपर से एक tan स्क्वायर कॉमन लेके काट, tan थीटा कॉमन लेके काट दोगे तो मेरे पास बनेगा 3 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। अब मैं tan थीटा को जो है ना वो x मान लूँगा भाई, और उसके बाद सिंप्लीफाई करूँगा कि मेरे पास क्या बनेगा y = 3 - x² अपॉन 1 - 3x²। इसकी मैं रेंज निकाल रहा हूँ, मतलब y की वैल्यूज़ निकालनी है मुझे। अब एक समस्या है यहाँ पे जो मोस्टली ध्यान देते नहीं है, अपन ने ये माना सही है, बट मान लो sin x होता ना बेटा, sin थीटा होता तो उसको x नहीं मान सकता था मैं। बोले सर ऐसा क्यों, देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि tan थीटा की जो रेंज है ना वो कहाँ से कहाँ तक होती है। tan थीटा बिलोंग्स टू r, tan थीटा आउटपुट में कुछ भी दे सकता है, इसलिए मैंने उसको कोई भी एक रैंडम वेरिएबल मान लिया x, जो कि कुछ भी दे सकता है। आई बात समझ में, और तभी मैं इसको सोल्व कर पा रहा हूँ। बट अगर यहाँ sin थीटा होता और उसको मैं x मानता ना बेटा, तो दिक्कत हो जाती, फिर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता कि x जो है ना भाई वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। आई बात समझ में, क्योंकि sin थीटा तो -1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको x मान रहा हूँ ना, तो इसको मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ता कि x -1 से 1 के बीच में रहेगा। मतलब यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ता कि जो इनपुट है वो -1 से 1 के बीच में है। बट tan थीटा के केस में ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि tan थीटा की रेंज कितनी होती है r होती है, तो x भी क्या है कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू। अब क्या करोगे, इसको अपने को सोल्व तो करना आता है भाई, क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटीज़ कैसे सोल्व करते हैं, है ना। इसको y के टर्म्स में देख लो, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा y - 3x² y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 3 - x²। अब मैं इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास आएगा, ये आएगा मेरे पास बेटा 3y - 1, सॉरी ये आ जाएगा मेरे पास y - 3 = यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास x² × 3y - 1, है ना। तो मेरे पास x² कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा मेरे पास y - 3 अपॉन 3y - 1। आया बात समझ बेटा, ये मेरे पास x² की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अब क्योंकि मेरे पास y जो है वो निकालना है मुझे, क्योंकि y निकालना है मुझे, तो मतलब इस फंक्शन की डोमेन निकाल दूंगा। यही तो तरीका होता है अपने पास लीनियर बाई लीनियर, क्वाड्रेटिक करने का, या फिर लीनियर बाई लीनियर करने का, 1/लीनियर निकालने का, यही तो कोई तरीका होता है। अगर नहीं है तो एक काम करो ना, x² यहाँ पे है, ये y की वैल्यू है, x² तो बेटा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव ही होगा ना। तो इस चीज़ को हमेशा कर दो, क्या कर दो पॉजिटिव कर दो, मतलब y - 3 अपॉन 3y - 1 हमेशा क्या होगा > 0। तो यहाँ से मेरे पास y क्या आ जाएगा बेटा, है ना, y क्या आ जाएगा यहाँ से, y मेरे पास आ जाएगा -∞ से 1/3 यूनियन 3 से ∞। सर कैसे आया बेटा, फिर वही बात इनइक्वालिटी, है ना। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। आया बेटा सबको समझ में। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बेटा ये रेंज के, ऐसे ही घटिया सवाल नहीं है अपने पास, है ना। अपन जो है देखो ये सवाल बहुत बढ़िया है। अब इनको जो है अपन अगले सेशन में करेंगे। देखो और भी क्वेश्चंस हैं, और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपन अगले सेशन में करेंगे, कुछ बचे हैं। उसके बाद दूसरे टाइप का जो रेंज है वो देखेंगे, है ना। देखो इस क्वेश्चन में जो है बेटा सिंपल सी चीज़ है, आपको होमवर्क में करना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जब भी मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर आए ना,
या सिग्नम फंक्शन आए, क्योंकि ये दोनों जो है एक इंटरवल में कांस्टेंट होते हैं। ये जो है जैसे 0 से 1 के बीच में 1 रहेगा, ये है ना, 1 से 2 के बीच में 2 रहेगा। सिग्नम फंक्शन भी नेगेटिव के लिए -1, 0 के लिए 0, पॉजिटिव के लिए 1 रहेगा। तो ऐसे केसेस में इंटरवल्स को तोड़ना ही हमारे लिए सही होगा। 1 से 3 तक x हो सकता है ना भाई, तो जब मेरे पास x 1 से 2 के बीच 1 से 2 तक होगा और फिर 2 से 3 के बीच में होगा, फिर एक x = 3 हो। 3 केस बना दो। इस केस में जो ये है इसकी वैल्यू 1 है, इस केस में इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, इस केस में इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू 3 है। तो इस रेंज में मेरे पास जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। इस रेंज में y जो है वो किसके बराबर होगा, x² के बराबर। इस रेंज में जो y है वो किसके बराबर होगा, x³ के बराबर। ठीक है, अब रेंज निकाल लो कि 1 से लेके 2 तो y = x है, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, 1 से लेके 2 ही आएगा, है ना। फिर 2 से लेके 3, 2 पे जो है क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट आएगा कि हाँ 2 इंक्लूड नहीं है मेरे पास, है ना। अब बात आती है 2 से लेके 3, तो y = x² से। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो मेरे पास इंक्लूडेड नहीं है। x = 3 पे 3 आएगा, तो ये कितना देगा, ये मेरे पास 27 देगा। तो मेरे पास रेंज क्या आ जाएगी, मैंने ही सोल्व कर दिया। रेंज आएगी 1 से 2 यूनियन 4 से 9 यूनियन 27। तो बेटा ये मेरे पास इसका जो है आंसर होएगा। ठीक है, अब अगला जो है अपन नेक्स्ट अगले सेशन में शुरू करेंगे। अगले जो क्वेश्चंस हैं और अगले टाइप के जो है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर आपको सोल्व करने तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, है ना। अब अगले टाइप की जो रेंज निकालनी है, क्या क्या टाइप्स हैं, वो फिर अपन अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बेटा रिवाइज़ करते रहिए, है ना। जो पहले अपन ने पढ़ा है वो सब रिवाइज़ करते रहिए, उसका बहुत फ़ायदा होएगा। ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें मेमोराइज़ रखनी पड़ेंगी ना, मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी, चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते हो पेपर में, आप ध्यान रखना इस चीज़ से। फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है आपको पेपर में, क्योंकि टाइम वही खा जाएगा पूरा अगर डिराइव करने बैठ गए तो फॉर्मूला हमें याद होना ही चाहिए हर हालत में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए रेगुलर रिविज़न करना पड़ेगा और अपने को शॉर्ट नोट्स वगैरह सब मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि बार बार रिवाइज़ कर सकें उनको। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।